हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंप्लीट किया था। कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं आपके पीछे सॉल्व करता हूँ। तो जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हमें कितना इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड कैसे हम पता लगाते हैं, हमें चाहिए होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। हमें क्या चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्योंकि हमने पढ़ा है वन इक्विवेलेंट को प्रोवाइड करने के लिए वन फैराडे की जरूरत होती है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहाँ से निकल के आते हैं, ये निकल के आते हैं मोल्स इंटू एन फैक्टर से। कहाँ से निकल के आते हैं, मोल्स इंटू एन फैक्टर के। अच्छी बात यह है कि दोनों ही क्वेश्चन में आपको मोल्स पता है, दोनों ही क्वेश्चन में आपको मोल्स पता है। तो आपको केवल और केवल क्या निकालना है, एन फैक्टर। तो पहली क्वेश्चन लिखते हैं। जिन बच्चों ने लिख ली वेरी गुड, जो उनका नहीं हुआ तो सीखेंगे। एक मोल वाटर को ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडाइज करना है। तो हमें रिएक्शन पता है, फटाफट हम लिखेंगे। टू एच टू गिव्स क्या था, टू एच टू गिव्स आई गेस, टू एच टू गिव्स O2 प्लस 2OH माइनस और प्लस आई गेस 4 इलेक्ट्रॉन। I think this was the equation, right? Sorry, 4OH minus. Yeah. So it was the equation. अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है बच्चे, आई थिंक एक चीज और गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। O2 का नंबर चेंज हो रहा है। लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, सो द प्रॉब्लम इज देयर विल बी H प्लस O2 प्लस 4H प्लस, सॉरी, हाँ बच्चे 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 4, और आपने पढ़ाया भी था O2 के लिए एन फैक्टर कितना होता है 4। बेटा ये सारी बात सही है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इसने 1 मोल कर दिया, और ये जो बात हम लिख रहे हैं किसके लिए हो रही है, 2 मोल के लिए। अच्छा, तो क्या करें, तो इसको पहले 1 मोल कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। वाटर को दिया है, ऑक्सीजन का 1 मोल नहीं बोला है, इसका बोला है वाटर का 1 मोल ऑफ वाटर, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 1 मोल बोला होता तो इक्वेशन बिल्कुल ठीक होती, बट इसने वाटर का बोला है, तो हमें इसको सही करना पड़ेगा। तो 1 मोल ऑफ वाटर करते ही सारी चीजें आधी हो जाएंगी। ये भी हो जाएगा आधा, ½ O2, ये भी आधा हो जाएगा 2H प्लस, और ये भी आधा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, दिस विल बी द रॉन्ग सोल्यूशन। ओके, एन फैक्टर 2 होने की वजह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे मोल्स। कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, एन फैक्टर 2 है, दैट इज 2 इक्विवेलेंट। अगर 2 इक्विवेलेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड विल बी 2 फैराडे। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड विल बी 2 फैराडे। अगर कूलाम में आंसर देना है तो 2 इंटू 96500 कूलाम। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली 1 मोल फेरस ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड, 1 मोल फेरस ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड कैसे करेंगे। तो भाई देखो, फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का मतलब है FeO है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 में। ठीक है, तो अब इसके लिए कैसे करेंगे, तो FeO में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +2। Fe2O3 में कितना है, +3। तो FeO कहाँ से आ रहा है, Fe+2 से Fe+3 में। Fe+2 से कहाँ जा रहा है, Fe+3 में। तो इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि बेसिकली जो मेन रिएक्शन हो रही होगी वो ये हो रही होगी, Fe+2 चेंजिंग इनटू Fe+3 प्रोवाइडिंग 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू मोल्स कितने हैं 1 इंटू, सॉरी, एन फैक्टर तो 1 ही हो जाएगा, इक्विवेलेंट की बात करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो एन इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मोल्स कितने हैं 1, क्योंकि वो साफ साफ बोला एन फैक्टर भी 1 है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आएंगे 1, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमें रिक्वायर होगी दैट विल बी 1 फैराडे। सिंपल सिंपल, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, हमने पढ़ा हुआ है, हालांकि हम ये कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, फिर शुरू करते हैं। तो इतने फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इन सीरीज। तो सारा कुछ दिया गया है, हमें बताना हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ईच मेटल विल बी डिपॉजिटेड, और हमें कौन सी रिएक्शन कंसीडर करके चलनी है, केवल कैथोडिक रिएक्शन। तो अगर मैं AgNO3 की बात करता हूँ, AgNO3 किसमें ब्रेक होता है, AgNO3 ब्रेक होता है Ag प्लस और NO3 माइनस में। Ag प्लस के साथ साथ यहाँ पे H प्लस और OH माइनस भी एक्वस रहे होंगे, हमें पता है। और जब हम कैथोड की बात करेंगे, कैथोड पे, तो कैथोड पे दो लोगों के बीच कंपटीशन चला होगा, Ag प्लस और H प्लस के बीच में, Ag प्लस और H प्लस के बीच में।
और हमको पता है कैथोड पे कौन गया होगा, Ag प्लस, उसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके Ag सॉलिड बना लिया होगा, ठीक है, Ag प्लस इक्वल से Ag प्लस Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया होगा। तो एन फैक्टर तो इसके लिए कितना हो गया, 1। एन फैक्टर 1 होने की वजह से जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, दैट इज कितना हो जाएगा, रहेगा 108। इक्विवेलेंट वन वेट 108 है, और इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, 0.4 फैराडे। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, 0.4 फैराडे। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ई आई टी डिवाइड बाई 96500, यही होता है। आई टी क्या होता है, आई टी इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज द चार्ज इन कूलम, क्यू इज चार्ज इन कूलम, चार्ज इन कूलम। तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा E, जो कि कितना है 108 इंटू आई टी, यानी 0.4 फैराडे। फैराडे को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 इंटू 96500 हो जाएगा, डिवाइड बाई 96500, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 इंटू 0.4, मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा अराउंड 43.2 ग्राम, 43 ये पहला हो गया। सिमिलरली बच्चे दूसरे के लिए निकालेंगे, इसको नीचे कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन को। हाँ, दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में CuSO4। अब CuSO4 के लिए हमें पता है दिस इज CuSO4, CuSO4 गोज इनटू Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2, ये तो हमें पता ही, ठीक है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके लिए जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट हमको पता है Cu प्लस 2। अच्छा, पूरी रिएक्शन ही कर लेते हैं। Cu प्लस 2 तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे जाने में दो लोगों के बीच कंपटीशन होगा, Cu प्लस 2 में और H प्लस में, हमको पता है Cu प्लस 2 कॉम्पिटिशन जीत जाएगा। तो Cu प्लस 2 जो एक्वस फॉर्म वाला है वो कितने इलेक्ट्रॉन इस बार उठाएगा, वो उठाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। तो उसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, एन फैक्टर 2 होने की वजह से इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 63.5 डिवाइड अपॉन 2, डिवाइड बाई 2। तो अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ये तो हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे हमने यूज किया था फैराडेज फर्स्ट लॉ। हमने क्या यूज किया, फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, फैराडेज सेकंड लॉ। क्या यूज करने वाले हैं, फैराडेज सेकंड लॉ। कैसे यूज करेंगे, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम बोल सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, सॉरी, क्या मैं बोल सकता हूँ, वेट ऑफ Ag डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag विल बी इक्वल टू वेट ऑफ Cu डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। अगर ये सत्य है तो मैं क्या लिखता हूँ, वेट ऑफ Ag था मेरा 43.2, और 43.2 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 108 into 0.4 was the weight of Ag, 108 was the equivalent weight of Ag is equal to weight of copper हमें निकालना है, और 63.5 डिवाइड बाई 2 ये वैल्यू है। तो 108 से 108 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 63.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो WCU हो जाएगा 0.2 इंटू 63.5, 63.5 635 दूना होता है बेटा 1270, 1270, और 2 डेसिमल पहले पॉइंट, दैट इज 12.7 ग्राम, ओके। तो इट विल बी 12.70, इजी है। अभी अभी हमने क्या यूज किया, अभी हमने यहाँ पे यूज किया, क्या यूज किया बेटा, हमने यूज किया फैराडेज सेकंड लॉ। क्या यूज किया, फैराडेज सेकंड लॉ। तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। पहले वाले में हालांकि फैराडेज फर्स्ट लॉ लगाना कंपलसरी है, क्योंकि हमें किसी का वेट पता होना चाहिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो लास्ट वाला कैसे करेंगे, बचा हुआ, हालांकि आपके एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, तीनों नहीं पूछेंगे। मैंने तीनों इसलिए कराया तो कि हमें पता हो कैसे इस्तेमाल करना है, किसी एक का देके दूसरे का भी पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन कैसे होगा, उसके वेरिएशन उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं, और वेरिएशन को हम टैकल आउट भी कर लेंगे। अगला बेटा FeCl3, FeCl3 के लिए क्या करेंगे, बताइए, FeCl3 के लिए क्या करेंगे। अब जो FeCl3 सॉल्यूशन है, ठीक है, FeCl3 में यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है कि ठीक है, ईच मेटल, देखो बेटा, अगर हम देखें तो हम यहाँ से FeCl3 देखेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक ट्रिक है, क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोला, ईच मेटल, यानी कि हम हाइड्रोजन तो निकलेगी भाई। FeCl3 का सोल्यूशन आप करेंगे तो क्या होगा, कैथोड पे दो लोग जाएंगे, कैथोड पे दो लोग जाएंगे, Fe+3 जाएगा और H+ जाएगा, ठीक है। तो पहले रिएक्शन तो H+ की होगी, प्लस इलेक्ट्रॉन्स, दो H+, दो इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। जब H2 गैस बन के निकल जाएगा, देन आफ्टर उसके बाद रिएक्शन किसकी होगी, Fe की। तब क्या होगा, Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बन के क्या बनेगा, Fe, ठीक है।
दिस रिएक्शन विल हैपन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, जब पहली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कोई H प्लस नहीं जा रहा होगा, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, तब ये शुरू होगी। ठीक है, तो जब ये शुरू होगी तब ये कितना डिपॉजिट होगा, तो भाई यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर आ जाएगा 3। तो जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट जो कि इसका 56 होता है डिवाइड बाय 3। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ एजी डिवाइड बाय वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी इज इक्वल टू वेट ऑफ आयरन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो कैसे सॉल्व होगा, गिव मी अ सेकंड। अब आसान है सॉल्व करना है, वेट ऑफ एजी हमें पता है 108 इंटू 108 इंटू 0.4, ओके 108 इंटू 0.4 और नीचे 108 इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ एफ हमें निकालना है इज इक्वल टू, सॉरी वेट ऑफ एफ हमें फाइंड करना है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एफ तो हमें पता ही है 656 डिवाइड बाई 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 108 से 108 कट जाएगा तो वेट ऑफ एफ विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 56 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद आता है 7.47 ग्राम्स। कितना आएगा, 7.47 ग्राम्स। ठीक है, तो ऐसे हम इस्तेमाल करके चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आता हो, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं होगी, इजी है। अगला करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा पहले, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, सो दैट आपका दिमाग भी थोड़ा सा ना वर्क करे अच्छे से, आप भी सीखें कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा इतनी देर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पियर इज पास थ्रू अ मोल्टेन, किससे पास करा रहा है बेटा, मोल्टेन है। मोल्टेन का मतलब केवल Na और Cl है और कुछ भी नहीं है। मोल्टेन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब केवल Na है, Cl है, 5 घंटे के लिए पास करा रहे हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, कितनी क्लोरीन गैस लिबरेट हुई होगी, क्या कितनी क्लोरीन गैस लिबरेट हुई होगी एट द इलेक्ट्रोड। ठीक है, कितनी क्लोरीन गैस हुई होगी, तो देखते हैं भाई। तो क्या नाम है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कितना है बेटा, आई इज 100 एम्पियर्स और टाइम कितना है, आई 100 एम्पियर, टाइम 5 आवर्स। 5 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 5 आवर्स का मतलब हो गया 5 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 300 1800 seconds, that is around 1800 seconds, right? 5, yeah, seriously 1800 नहीं, 18,000 seconds, give me a second बेटा, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। 30 into 60 1800 seconds, right? 5 hours 60 into 60 is 3600, how can this be possible, 300, okay, yeah, 18,000 seconds, so there is 18,000 seconds, okay। नाउ क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन की बात करें, ठीक है, क्लोरीन गैस कितनी लिबरेट हुई हमें ये बताना है। तो हमें पता है जब NaCl ब्रेक हुआ होगा, NaCl मॉल्टेन स्टेट में होगा, इट विल हैविंग Na प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयन। वी आर इंटरेस्टेड इन Cl माइनस आयन बिकॉज हमारे क्वेश्चन में Cl माइनस आयन पूछा है। ये हम सभी को पता है, Cl माइनस आयन कहाँ जाएंगे, एनोड पे, और एनोड पे जो जाते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे जो जाते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो 2 Cl माइनस एनोड पे जाएंगे जो कि क्या करेंगे, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साथ में क्या रिलीज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साथ में क्या रिलीज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 कितना होता है बेटा, 70। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 72 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट विल बी, वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है, शायद नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 विल बी लाइक 70, Cl2 का होता है 71 डिवाइड बाई, तो दिस विल बी द इक्विवेलेंट वेट। तो अब W कितना अमाउंट हुआ होगा, दैट इज EIT डिवाइड बाई 96500, so that is 71 divided by 2 into 100 into 18,000 divided by 96500, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 71 डिवाइड बाई 2 इंटू 18,000 डिवाइड बाई 96। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व करने पे ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस विल गिव यू वेट इन ग्राम। फिर हमें मोल्स में निकालना होगा, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट तो इतना बड़ा आया है, क्या आया, 71 डिवाइड बाई 2 इंटू 18,000 डिवाइड बाई 96, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 71। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 71 से 71 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम 18,000 डिवाइड बाई 96
okay, into 2, 18,000 divided by 96 into 2, this will be the moles, these are the मोल्स। अभी मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कितने मोल्स आए हुए हैं अभी के लिए ऐसे छोड़ता हूँ, दीज आर द मोल्स। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी, वॉल्यूम एट एनटीपी दैट इज इक्वल टू मोल्स, ठीक है, और राइट मोल्स इंटू 22,000 22.4 लीटर्स, मोल्स इंटू 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें मोल्स इंटू 22.4 लीटर्स पता है तो मोल्स के फॉर्मूले दैट इज कितना, मोल्स कितना है बेटा 18,000 डिवाइड बाय 96 इंटू 2 into 22.4 लीटर्स में। सो वी विल सॉल्व दिस। एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर फिर से हुई हमेशा की तरह बेटा, दिस विल बी 965 फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, दिस इज 965, okay, so this is 965, 965 and 965, बाकी सब सही है, और इंटू 2 ऑफ कोर्स यहाँ पे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद बेटा आंसर आ रहा है 208.91 लीटर्स, 208.91 लीटर्स, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। वहाँ पे खैर इतनी बुरी कैलकुलेशन नहीं आएगी, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी खराब थी, वहाँ पे कैलकुलेशन इजी होगी, प्रोसेस इतना लंबा हो सकता है, ठीक है, 1 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है अगर कैलकुलेशन टफ नहीं आती है तो, और जब आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा तो कैलकुलेशन टफ नहीं होगी, प्रोसेस प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। कैसे, जैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चंस करा देता हूँ जो आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के दिखते हैं। तो हमसे बोला है इतने वाट का कनेक्टेड इन सीरीज, तो यानी कि ये जो एक लैंप है, दिस इज अ लैंप, ओके, दिस लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में मतलब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बढ़िया सा, ठीक है, ये उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ये उसके साथ क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे नहीं ऐसे बनाना होता है। तो पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लेते हैं अच्छा सा, तो दिस अवर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब ये जो हमारा लैंप है ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, दिस इज लैंप, ठीक है, एक साइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल, तो लैंप का पॉजिटिव नेगेटिव, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे बन जाएगा। तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में कनेक्टेड होने का सिंपल सा मतलब आपको बोलना चाह रहा है, जब हम कभी बोलते हैं ना सीरीज, सीरीज कनेक्टेड इन सीरीज, कभी क्या बोलते हैं कनेक्टेड इन सीरीज, तो एक चीज ध्यान रखिएगा जो वो आपको बताना चाह रहा है वो ये है कि करंट विल रिमेन सेम, करंट विल रिमेन सेम, करंट passing through lamp will be same, current passing through lamp will be same as, will be same in magnitude while passing through electrolytic circuit, while passing through electrolytic circuit, okay, so this will remain same। तो नाउ अब कैसे करेंगे बेटा ये, ठीक है, ये तो हमें कहानी समझ आती है, तो कैसे करना है इसको, आई हमें कहाँ से निकालना है, यहाँ से 100 वाट और 110 वोल्ट। करंट का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, वॉट का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपने हाई स्कूल की फिजिक्स में पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू वी आई होप आपने पढ़ा हो, राइट, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर या करंट, तो वहां से हम निकाल लेंगे करंट विल बी इक्वल टू पावर अपॉन वोल्ट, तो पावर कितनी है 100 वाट और वोल्ट कितना है 110, तो द आंसर विल बी 10/11, करंट कितनी हो जाएगी बेटा 10/11, ठीक है। सो करंट तो हो गया हमारा 10/11, आई हो गया, उसके बाद कितनी देर के लिए फ्लो करा रहे हैं 10 आवर्स के लिए, 10 आवर्स के लिए मतलब टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स, 10 आवर्स का टाइम है, दैट मीन्स वी हैव 10 hours into 60 minutes into 60 seconds, okay, so these are the seconds। अभी कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज रखूंगा तो बेटा काटने पीटने में आसानी होती है। नाउ हमें आई मिल गया, टी मिल गया, अब बोला है कि कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन है, कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ CdSO4 एक्वस, जो कि किस में ब्रेक होगा बेटा, जो कि ब्रेक होगा
Cd+2 एक्वस और SO4-2 एक्वस। ठीक है, अब जब कैथोड की बात करूंगा, क्योंकि सोल्यूशन है तो कैथोड पे जाने के दो कैंडिडेट होंगे, कैथोड पे जाने के दो कैंडिडेट हैं, कौन कौन है, Cd+2 है और H+ है, जिसमें से H+ जीत जाएगा तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन मिलके H2 बना देंगे, बट हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आफ्टर दिस रिएक्शन ओवर, जब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो खत्म होने के बाद क्या होगा, Cd+2 दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया होगा, Cd, और हम इस रिएक्शन में इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो जब Cd+2 दो इलेक्ट्रॉन लेके Cd बना रहा होगा तब क्या होगा, तब हमें देखना है। तो हमें पता है यहाँ से एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा, 2, एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, व्हाट मास ऑफ कैडमियम, और हमें मास बताना है, क्या बताना है बेटा, मास, मास कितना होगा। तो मास का फॉर्मूला W इज इक्वल टू EIT/96500। ठीक है, कैडमियम का मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको नहीं बताया, तो कैडमियम का मॉलिक्यूलर वेट आप लिख सकते हैं 112.4 ग्राम। कैडमियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 112.4 ग्राम, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो W विल बी इक्वल टू, E की जगह हम रखेंगे 112.4 डिवाइड बाई 2, इंटू आई की जगह हम रखेंगे 10/11, टी की जगह रखेंगे 10 इंटू 60 और बेटा उसकी जगह रखेंगे 96500, जो कि होने ही होना है। जब इन सभी को आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट आंसर एज W इज इक्वल टू 19.05 ग्राम, 19.05 ग्राम। अगेन बेटा कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, ठीक है, फॉर्मूले में तो कुछ भी नहीं था, सिंपल वैल्यूज पुट करनी थी, और जब एग्जाम मिलेगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपको एग्जाम हॉल में इजी मिलेगी। तो सर आप कठिन कठिन क्यों करा रहे हो बेटा, जो मेरे को क्वेश्चन मिल रहे हैं मैं उसके बेसिस पे करा रहा हूँ, मेरा काम है आपको सिखाना कि प्रोसेस कैसे होती है, कैसे आपको एग्जाम हॉल में सोचना है। ठीक है, कैलकुलेशन इज नॉट द पर्पस, मैथमेटिक्स इज नॉट द पर्पस हियर। मैथमेटिक्स वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, इजी क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रो के ही नहीं आएंगे। और अभी थर्मो है, वहाँ पे भी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, काइनेटिक्स है वहाँ पे भी डिफिकल्ट होगी, तब कैसे हैंडल करेंगे इन चीज़ों को, राइट। तो हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए, हमें फॉर्मूला कैसे लगाना है ये पता होना चाहिए, बाकी तो वहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं उससे। और जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए टैकलिंग आसान हो जाएगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अनटिल अनलेस लास्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन पहुंच जाते हैं, बहुत टफ नहीं हो जाती, तब तक कैलकुलेटर नहीं यूज करें, हाथ से कोशिश करें कैलकुलेशन करने की, सो दैट आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ा फास्ट हो जाए। ठीक है, चलिए आखिरी के एक दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये क्लासिकल क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी किया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला हाउ लॉन्ग एज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, आई की वैल्यू आपको दे रहा है कितना, 3 एम्पियर। ठीक है, इज अप्लाइड टू सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब किसका सोल्यूशन से पास हो रहा है, AgNO3 का, टू कोट अ मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एरिया कितना दिया गया है, एरिया आपको दिया गया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आपको कैसे पता है एरिया है, बेटा यूनिट से, एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है वहां से। अब 0.005 mm थिक, तो क्या नाम, थिकनेस कितनी है, TH कितना है, थिकनेस कितनी है, तो थिकनेस मैं बोलूंगा कि 0.005 mm है, 0.005 mm है, जिसको मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर, ओके, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ओके, सो इट विल बिकम 0.0005 सेंटीमीटर, एक जीरो और आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी दी गई है आपको कितनी, 10.5 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर हम सभी को पता है कितना होता है, 108, और एन फैक्टर तो 1 ही रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ZE डिवाइड बाई 96500 into I into D, that is equal to mass deposited is equal to area into volume into thickness, it was equal to, sorry, area into thickness into density। आई होप आपको याद होगा फॉर्मूला, ठीक है, सारी वैल्यूज दी गई हैं और टाइम आपसे पूछा गया है, टाइम आपसे पूछा गया, तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई और इंटू 96500, ठीक है, डिवाइड बाई ई इंटू आई इंटू टी, टी तो हमें निकालना है, ई इंटू आई डिवाइड बाई ई इंटू आई, सारी वैल्यूज हमें पता है, हमें वैल्यूज पुट करनी। एरिया की वैल्यू हमें दी गई है कितना बेटा, 80, थिकनेस है 0.005, 1 2 3 बार, ठीक है, इंटू डेंसिटी हमें दी गई है 10.5 इंटू 96500, ठीक है, अपॉन में जाएगा ई, जो कि कितना है बेटा 108, और करंट कितनी है 3 एम्पियर। इन सभी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड 125 सेकेंड्स, टी विल बी अराउंड 125
सेकेंड्स। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, हम कैलकुलेशन में टाइम अपना बर्बाद नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आता होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now this is the next question. I guess this is the last question. Yeah. So what current strength in ampere will be required to liberate 10 gram of chlorine from sodium chloride solution in 1 hour? ट्राई कीजिएगा जल्दी से। तो हमें कितनी निकालनी है? तो पहले तो हमें ई निकालना पड़ेगा क्लोरीन के लिए। तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। तो अगर हम लिखेंगे 2Cl माइनस दैट गिव्स अस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट जो होगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन का होता है बेटा 71 डिवाइड बाय 2, दैट विल गिव अस 35.5। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट तक तो हम पहुंच गए, बट हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कितना अमाउंट निकले, हमें कितना चाहिए? 10 ग्राम। हमें कितना चाहिए? 10 ग्राम, यानी कि डब्ल्यू फिक्स है। डब्ल्यू कितना फिक्स है? 10 ग्राम। और टाइम कितना फिक्स है? 1 आवर। टाइम फिक्स है 1 आवर का मतलब दैट इज 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। और हमें स्ट्रेंथ इन एम्पियर पूछी, आई पूछी है। तो फॉर्मूला सिंपल है, W इज इक्वल टू ई आई टी डिवाइड बाई 96500। तो W इज इक्वल टू 10 ग्राम इज इक्वल टू ई 35.5 इंटू आई वी हैव टू कैलकुलेट इंटू 60 डिवाइड बाई 96500। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आई विल बिकम 96500 इंटू 10 डिवाइड बाई 35.5 इंटू 60। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा आंसर आएगा 7.55 एम्पियर। इट विल कम अराउंड 7.55 एम्पियर। आई होप आपको समझ आता होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलें आगे। अब हमें एक करना है बेटा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। छोटे छोटे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, फटाफट हम इनको क्लियर कर लेते हैं। सो लेट अस राइट, क्या हम लिखने वाले हैं? दैट इज difference between electrolytic cell and electrochemical cell. Electrolytic cell and electrochemical cell, इनके बीच जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमें वो सारे देखने हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो हियर वी विल राइट and here we will write okay, got it? Electrolytic cell and electrochemical cell. Okay, give me a second बच्चे। Yeah, so let's write the differences. So the first difference that in an electrolytic cell we know we convert electrical energy into chemical energy. Electrical energy converted to chemical energy. Whereas in electrochemical cell, chemical energy converted to electrical energy. Chemical energy converted to electrical. First point of difference. Second point of difference here, anode is positive. Okay. Anode is positive terminal and cathode is negative. Anode is positive and cathode is negative in an electrolytic cell. Here anode is negative and cathode is positive in an electrochemical cell. ठीक है, यहाँ पे ions are discharged at both the electrodes. Ions are discharged or move towards both the electrode. Ions are discharged at both the electrodes. दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ions move towards both the electrodes.
बट यहाँ पे क्या होता है, आयंस आर डिस्चार्ज ओनली ऑन द कैथोड, या आयंस मूव टुवर्ड्स ओनली कैथोड, आयंस आर डिस्चार्ज only at the cathode, or ions move towards only at to our ions move only towards cathode. Okay, so if the electrodes are inert, let's suppose the electrodes are inert. In case of inert electrodes, in case of inert electrodes, concentration of electrolyte decreases. Concentration of electrolyte decreases when electric current is circulated. इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख दूँ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सर्कुलेटेड, आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है मुझे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सर्कुलेटेड, जबकि यहाँ पे बोलूँगा मैं कंसंट्रेशन ऑफ द anodic half cell, concentration of the anodic half cell increases while anodic half cell increases while that of cathodic half cell decreases when the two electrodes are joined. Got it? ठीक है। और लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर filled in the same compartment. Both the electrodes are fitted in same compartment, है ना। और यहाँ पे electrodes are fitted in different compartments, या anode and cathode are fitted in different compartments. Anode and cathode are in different compartments. ओके अब यहाँ पे इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ। इन केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो हमने जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था तो हमने दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स की बात की थी। दो टाइप के कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स होते थे? वन वर इनर्ट एंड अदर वर एक्टिव। इनर्ट और दूसरे कौन से होते थे? एक्टिव। एक्टिव के केस में क्या होता था, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड आता था, it itself participate in the reaction, it itself participates in anodic reaction, and generally क्या होता था, gets deposited at cathode, generally gets deposited at cathode without affecting the cell reaction, without affecting the electrolytic concentration, ठीक है। इसके केस में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, विदाउट अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन, ये नॉर्मली पास हो जाता था, ठीक है। जैसे एजी वाला हमने इसके कौन से एग्जांपल देखे थे? हमने दो एग्जांपल देखे थे, एक हमने देखा था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाला, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एग्जांपल देखा था, सिल्वर आया सिल्वर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा हमने देखा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, वहां पे भी सिल्वर आया, दूसरे के ऊपर सिल्वर चढ़ गया और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वही चीज समझाया जा रहा है कि अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे तब तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन घटेगी, बट अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं हुए तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल पूरा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा होता है। अब हमारी लास्ट चीज बचती है, दैट इज द पार्ट नंबर 3 which we called as okay, let me say part number 3 that we called as
electrolytic conductance. So we will start with part 3. We call it electrolytic conductance. So we will see what is electrolytic conductance और उसके अंदर क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस टर्म्स आता है तो कंडक्टेंस टर्म्स आने से पहले एक टर्म हमारे दिमाग में आता है, अगेन सेम थिंग जो हमने पढ़ के आए हैं, सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. One we call as conductors, other we call as insulators, and the last we call as semiconductors. अच्छी बात यह है कि इनके बारे में हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ के आए, सॉलिड स्टेट बैंड थ्योरी में, सॉलिड स्टेट बैंड थ्योरी में पढ़ के आए थे। बट वहाँ पे जब हम कंडक्टर्स की बात करते थे तो वहाँ पे हम बेसिकली किससे डील कर रहे होते, जब हम कंडक्टर्स की बात करते थे तो हम मेटालिक कंडक्टर से डील कर रहे होते हैं। किससे डील कर रहे होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स से। बट यहाँ हमें किससे डील करना है, यहाँ हमें डील करना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से। किससे डील करना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से। दोनों के बीच में कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, हमें उनको देखना है। उससे आदि हम कहानी अपनी शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद वाटर कंडक्टर्स एंड देन वी विल डिफाइन द टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। तो वाटर कंडक्टर्स, so we can say conductors are any substance, these are any substance which allow flow of heat and electric current, which allow flow of heat and electric current through them, which allow flow of heat and electric current through. अगर वो अपने पास से हीट और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रहा है, देन वी कॉल दैट सब्सटेंस एज कंडक्टर। अगर वो अपने आप पास से हीट और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, देन आइदर इट कुड बी इंसुलेटर और इट कुड बी सेमी कंडक्टर। फिर हम टेम्परेचर बढ़ा के देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर पॉसिबिलिटी है देन इट वुड बी सेमी कंडक्टर, नहीं बिल्कुल कोई चांस नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पास होने का, देन दिस इज द इंसुलेटर। नाउ कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेसिकली, okay, so your conductors will be divided into two types. What are those two types? First will be metallic conductors. We are not interested in metallic conductors, but we need to know the differences between metallic conductor and the second one, electrolytic conductors, which we are interested as well. Electrolytic conductors में हम interested भी हैं. Okay, so let us start with the metallic conductors. Then we will talk about the electrolytic conductors. Difference point कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे. So let us discuss first with the metallic conductors. तो मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में हमें पता कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्या है? तो पहली चीज फ्लो ऑफ करंट जो इनके अंदर होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से होता है इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो? इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इसीलिए मेटालिक कंडक्टर फ्री फ्लो होता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरा, इनके केस में कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, यानी कोई भी सब्सटेंस ना तो कहीं पे जाके जमा होता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि जो हमारे वायर्स हैं, वायर से करंट आ रही है और वायर पे कुछ जमा हो जाए, ऐसा कुछ भी डिपोजिशन का कंसेप्ट नहीं आता है जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या था, हमारे इस इलेक्ट्रोड पे जाके सब्सटेंस ऐसे 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 क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, ये हमने देखा था। बट कभी भी हमने नहीं देखा ना घर की वायरिंग ऐसे हो इसमें कुछ डिपॉजिट हो गया, अनटिल अनलेस कहीं फायर ना लगी हो, कुछ भी डिपॉजिट, हमारे वायर सालों तक ऐसे ही बने रहते हैं इसी शेप में, कभी भी चेंज नहीं करते। तो सेकंड थिंग इज नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। No chemical decomposition of substance takes place.
बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। थर्ड, ये क्यों रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इनमें हम रेजिस्टेंस क्यों होता है तो वो भी बताते हैं। आपने जब जब कंडक्टर्स पढ़ा होगा तो रेजिस्टेंस के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के बिना कहानी कंडक्टर्स या कंडक्टेंस की आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो इनके केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, दिस इज लाइक रेजिस्टेंस is due to obstacle provided by is due to obstacle provided by the kernel in the flow of electron, provided by the kernel in the flow of electron. And last, resistance increases on increasing temperature. ओके, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, बढ़ता है। दैट इज ट्रू अबाउट मेटालिक कंडक्टर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि जो करंट का फ्लो होता है, दिस इज बिकॉज द फ्लो ऑफ नॉट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर सकते ना सोल्यूशन से। सोल्यूशन में कौन फ्लो कर रहा होता है, आयंस। कौन फ्लो कर रहा होता है, आयंस। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ करंट है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू, किसकी वजह से बेटा, फ्लो ऑफ आयंस। किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। आयंस फ्लो होते इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती, फर्स्ट थिंग। ठीक है। दूसरा, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। सो वी विल राइट केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, chemical decomposition of substance takes place on passing electricity. What is that is the third point। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसके बहुत से रीजन है। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, किसकी किसकी वजह से रेजिस्टेंस हो सकता है, देखिए बेटा। पहला, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। पहला रेजिस्टेंस इसकी वजह से हो सकता है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, रीजन नंबर 1। दूसरा रीजन बेटा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और रीजन नंबर 3 बेटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इनकी वजह से होता है। ठीक है। अगर मैं सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की बात करता हूँ, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब है एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं उनके बीच, तो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। अट्रैक्शन बिटवीन आयंस क्या करेगा, अगर आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो रेजिस्ट द मूवमेंट। अगर अट्रैक्ट करेंगे जाहिर सी बात है मूवमेंट नहीं होने देंगे, वो नहीं चाहेंगे ना एक आयन दूसरी तरफ जाए। प्लस वाला जो आयन है दैट विल नॉट वांट नेगेटिव वाला आयन टू गो टुवर्ड्स, इसको पास करके इधर जाए। ना ही नेगेटिव वाला चाहेगा कि प्लस वाला इसको पास करके इधर जाए। लेट सपोज एक इलेक्ट्रोड इधर है, एक इलेक्ट्रोड इधर है, पर आयंस मूव ही नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। आयंस मूव नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट आपको पता है हमेशा वाटर होता है, और इस केस में जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होता है दैट इज हाइड्रेशन ऑफ आयंस। हाइड्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रेशन ऑफ आयंस कैसे बच्चे, हाइड्रेशन ऑफ आयंस ऐसे, लेट सपोज ये आपका आयन है और ये अच्छा खासा मूव कर रहा था, पर वाटर तुरंत ही क्या बना लेगा, डाइपोल। वाटर तुरंत ही इसके अराउंड क्या बना लेगा, डाइपोल। दिस इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ आयंस। these are water dipoles, these are known as water dipoles। what do you mean by representing water dipoles, water dipoles में होता है बेटा H और OH होता है, right। H is the plus part, OH is the minus part, so it is represented like this is plus part and this is minus part, ऐसे represent। तो प्लस के अलॉन्ग सारा क्या ओरिएंट हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट। प्लस की तरफ सारा का सारा क्या ओरिएंट हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट। एंड थर्ड इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से मूव नहीं करने देंगे। ये मॉलिक्यूल जिस वाटर की लेयर पे मूव कर रहा है
इन दोनों लेयर के बीच में आपस में एक फ्रिक्शन फोर्स चल रहा होगा, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज विस्कोसिटी, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो दो चार चीजें हैं, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट जो एंस के मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके कंडक्टेंस में भी फर्क पड़ता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और चौथा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा, मेटालिक कंडक्टेंस घट जाता है बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ जाता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि क्या बढ़ जाती है, आयंस की काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज इन, due to increase in kinetic energy which reduces all kind of interactions, which reduces ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस। आई होप ये सारा आपको समझ आता होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा इसको यहीं पे रोकते हैं, दोनों टाइप के कंडक्टर्स पे। इसके आगे की जो भी चर्चा है वो हम अगली क्लास से करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।